हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोनिका गोयल क्लासेस। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा ह्यूमन बॉडी टॉपिक का वो है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ठीक है, इससे पहले हमने अपना सर्कुलेशन ख़त्म किया था, अब हम एक्सक्रीशन पे आएंगे। यानी कि सब कुछ हो गया, देखो हमारी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन लेकर गया, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आया, डाइजेशन हुआ, ठीक है, रेस्पिरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। अब जो है इन सारे प्रोसेसेस से ये जितना भी हमने किया सब कुछ है ना, इन सब चीज़ों से जो वेस्ट इकट्ठा हुआ हमारी बॉडी में, उसका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, राइट। और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। तो इसीलिए एक्सक्रीशन का भी एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। एक्सक्रीशन मतलब क्या हुआ कि बॉडी से, एक एनिमल की बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है, वही एक्सक्रीशन होता है। अच्छा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स बॉडी, ठीक है, ओके। मेटाबॉलिक वेस्ट की हिंदी लिखी हुई है, तो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। अब देखो वेस्ट बहुत तरीके के हैं। वेस्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जब आपकी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन यूज हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है, जो एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर आती है ना। वो कैसे आ रही है? लंग्स के थ्रू, है ना, लंग्स के थ्रू, फिर हमारे नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो बाहर निकलती है। तो एक वेस्ट तो यही हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी और वेस्ट जो हमारा फूड होता है, जो पूरा डाइजेशन के बाद फिर अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, वो एज अ वेस्ट बाहर निकलता है। तो वेस्ट ये हो गया। नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, है ना। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वाटर हो गया, एक्सेस में जब हम वाटर को कंज्यूम करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर वेस्ट बन जाता है, फिर वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? वेस्ट है, ठीक, खराब, अपशिष्ट जिसे हम कह रहे हैं हिंदी में। तो इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने 3 तरीके के वेस्ट लिखे हुए हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये तीनों को हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अच्छा, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को हम देखेंगे एक बार कि कौन से एनिमल्स इनको निकाल रहे हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें से देखो अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा आप कह लो आविश हिंदी में। और अगर मैं इसको और थोड़ी सी आसान सी लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वो अमोनिया है, और कम लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को, यानी कि जिस प्रोसेस से अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है, उसको कहते हैं अमोनोटेलिज्म इंग्लिश में, और हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है अमोनियोत्सर्ग, ठीक है, अमोनियोत्सर्ग। तो इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में अमोनोटेलिज्म, कि अमोनिया की जो अमोनिया एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है। अच्छा, अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बींग्स लिविंग, ऐसे जानवर कह लो, जो आपके अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं अपनी बॉडी से, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक, ठीक है, अमोनिया उत्सर्जी, तो उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं। जैसे कि बोनी फिशेस हो गया, हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, एक्वेटिक एम्फिबियंस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो ये सारे जो है वो अमोनिया निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिया या यूरिक अम्ल, यानी कि यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक लिख लीजिए, यूरियोटेलिक, ठीक है। हिंदी में इसको कहा गया है यूरिया उत्सर्जी। और इन एनिमल्स को कहते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिक अम्ल उत्सर्जी, ठीक है। तो आप इनको याद रख ले। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एक्सेट्रा, लिख लीजिए। अच्छा, अब जो एनिमल्स, जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स अपनी बॉडी से क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं इसमें से?
है ना, उनका जो एक्सक्रीशन है वो क्या है। अगर आपसे हमारा पूछा जाए तो आप लिखेंगे यूरिया, ठीक है, हम जो है यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं मेनली, ठीक है ना। तो उस हिसाब से चलिए आगे बढ़ जाते हैं एनिमल्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पर। तो कुछ एनिमल्स यहाँ लिखे हुए हैं और उनके ऑर्गन्स लिखे हुए हैं, जैसे फ्लैटवर्म्स हो गए, चपटे क्रमी, एनालिड्स हो गए, हिंदी में भी इनको एनालिडी बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स हो गए, सेफेलोकॉर्डेट्स को भी सेफेलोकॉर्डेट्स बोलते हैं। तो इनके जो ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वो है प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है। अर्थवॉर्म्स एंड एनालिड्स हो गए, इनके नेफ्रीडिया, कुछ एनालिड्स होते हैं, ठीक है, कुछ एनालिड्स की कैटेगरी में ये वाले होते हैं, कुछ एनालिड्स वाले ये होते हैं, ठीक है। तो अर्थवॉर्म्स, मेनली अर्थवॉर्म से आप ये लगा लो, अर्थवॉर्म जो हो गए वो नेफ्रीडिया हो गए। इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, मैल्फिजियन टिब्यूल्स एंड मैमल्स जो हम लोग हैं वो किडनी से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर समझ लेना है। आगे बढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूरा एक सिस्टम आएगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा आपका बकल कैविटी से लेकर के पूरा एनस तक जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रल्स से लेकर के पूरा आपका एल्वियोलाई, फिर सेल्स एंड टिश्यूज तक जाता है, सर्कुलेशन में आपका हार्ट पूरा इन्वॉल्व होता है, राइट। और इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, किडनी का मेन इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। उस किडनी, वो किडनी पूरा एक सिस्टम बनाती है, उस सिस्टम में क्या क्या है, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र जो है, ठीक है, सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है। अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, अ पेयर मतलब दो किडनीज हैं, पेयर इज टू, है ना, मतलब पेयर जो है वो दो का बनता है। तो अ पेयर यानी कि एक पेयर है किडनी का, ठीक है, यानी कि दो किडनीज हो गई हमारे पास। पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, एक पेयर हमारे पास यूरेटर्स का होता है जिसको मूत्र वाहिनी बोलते हैं। एक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेयर नहीं बोल रहे हैं, एक ही बोल रहे हैं बस यहाँ पर, एक होता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, और डी है यूरेथ्रा, ठीक है, ये पूरा आपका सिस्टम है। अच्छा, अब इस सिस्टम के अंदर ना किडनी जो हमारी है, इस किडनी के अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत से पार्ट्स हैं मेन, आप बात करें, अगर हम बात करें तो वो हमें मेन समझना है। पहले हम इस डायग्राम को छोटा सा देख लेते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ये आपका जो है, देखो यहाँ दो किडनीज बनी हुई हैं, ठीक है, इन दो किडनीज से निकलता हुआ यहाँ से ये जो आपकी चीज है, ये है आपका यूरेटर, ठीक है, ये जो चीज है ये है यूरिनरी ब्लैडर, और इससे निकलता है यूरेथ्रा, ठीक है, इस तरह से ये होता है। तो ये तो मेन पार्ट्स हो गए आपके, ये दो हो गई आपकी किडनीज। चलिए, मेन आपका ये है, इसी में पूरा काम हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब जो हमें समझना है वो ये समझना है कि ये जो किडनी है ना, इस किडनी में कैसे ब्लड, वो हाँ, जो आपका ब्लड है वो किस तरह से प्योरीफाई हो रहा है, किस तरह से वो फिल्टर हो रहा है ना। तभी, क्योंकि ब्लड जो है, अगर ब्लड हम निकाल देंगे एज अ वेस्ट को, अगर हम, क्योंकि ब्लड किडनी में जा रहा है, ठीक है, ब्लड किडनी में अपने साथ बहुत से यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को लेकर के जाता है, उसमें से हमें यूजफुल को फिल्टर करना होता, यूजफुल को अलग करना होता है, नॉन यूजफुल जो है, जो वेस्ट है उसको अलग करना होता है, ब्लड को वापस भेजना होता है, क्योंकि ब्लड नहीं निकाल सकते हम अपना वेस्ट में, ब्लड निकाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें सारी काम जो है इसके अंदर हो रहा होता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कर रहा होता है वो भी मैं अभी बताऊंगी, इसके अंदर कौन कर रहा होता है, ठीक है। तो इतना आपने इस चीज़ को समझना है। अच्छा, इससे किडनी से निकल रही होती हैं आपकी आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, बहुत सारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सब जो है किडनी से निकल रही हैं और किडनी में जा रही हैं। किडनी से निकल क्यों रही हैं, क्योंकि जो ब्लड प्योरीफाई हो गया है, आप समझना इस चीज को, जो ब्लड प्योरीफाई हो गया है, शुद्ध हो गया है, अब उसमें कोई वेस्ट नहीं है, वो दोबारा बॉडी में वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना। तो वो काम जो है हमारी आर्टरीज और वेन्स कर रही हैं, जो किडनी में, किडनी से निकल रही हैं, ठीक है। कुछ हैं जो किडनी के अंदर जा रही हैं, आर्टरीज हमारी, वो क्या करती हैं, वो ब्लड को लेकर के जाती है ताकि किडनी उसको साफ कर सके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से हमारी किडनी में से आर्टरीज निकल भी रही हैं और उसमें एंटर भी कर रही हैं, ठीक है। जो वेस्ट जो होता है वो कौन लेके जाता है, वो आपका यूरेटर लेके जाता है, ये, है ना, ये
यूरेटर लेके जाता है। तो यूरेटर और आर्टरीज वगैरह में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब किडनी के अंदर क्या है वो हम देखेंगे। ये है किडनी आपकी। ये आपको आई नो समझ नहीं आएगी, बट इसको हम समझते हैं। देखो, थोड़ा क्लियर डायग्राम मैं आपके पास यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें एक बेहतर तरीके से। अच्छा देखो, ये किडनी है आपकी और किडनी के अंदर की कुछ चीज़ें हैं आपकी। अच्छा, किडनी में देखो, सबसे पहले हम इस जिस पॉइंट पे मैं निशान लगा रही हूँ ना, वो समझते चलना आप। ये जो चीज़ आप देख रहे हो इस शेप में, है ना, ये आपने देखी ये शेप। इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये चीज़ जो ये बना हुआ है आपका, ठीक है, इस तरह से जो बना हुआ है, इसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं इसको? हाइलम। हाइलम को हिंदी में हाइलम ही बोल रहे हैं, तो हाइलम कहते हैं। हाइलम एक ऐसा आपका किडनी में एक नॉच टाइप होता है वो, जहां से आपकी आर्टरीज, वेन्स और यूरेटर बाहर आ रहे होते हैं या फिर अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर देखें ध्यान से कि ये आपका हाइलम है, इसी हाइलम से निकल रहा है ये वाला पोर्शन, है ना, इस तरह से। तो ये यूरेटर निकल रहा है और इसी हाइलम में ये वेन्स हो गए, ये आर्टरीज हो गई, ये सब एंटर और एग्जिट कर रही हैं। तो ये जो मेन पोर्शन है वो आपका हाइलम है, ये आप नोट डाउन करें। हाइलम के अंदर जो ये पार्ट है आपका, ये वाला पूरा पार्ट, है ना, इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। ये वाली चीज वक्र पेल्विस, ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन पूरा, इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। अच्छा, अब रीनल पेल्विस जो है कुछ प्रोजेक्शंस में डिवाइडेड है। कुछ प्रोजेक्शंस में डिवाइडेड है मतलब इस तरह से कुछ डिवाइडेड है ना। ये आपका पोर्शन हो सकता है, इसको मैं कहूँ तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो बनी हुई हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं। इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं हम कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स, ठीक है। इन प्रोजेक्शंस को हम कैलिक्स बोलेंगे। ओके, अब ये वाली चीज, ठीक है ना। अच्छा, अब कैलिक्स हो गया। अच्छा, अब कैलिक्स, ये जो अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो बने हुए हैं ट्रायंगुलर शेप में, इनको कहते हैं मेड्यूला। ये होते हैं मेडुला, ठीक है। अच्छा, अब जो पोर्शन बच गया, यानी कि बाहर वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन, इसको हम कहेंगे आपका कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स, वलकुट, ठीक है, हिंदी में वलकुट। अच्छा, अब एक और चीज है, ये जो आपने देख रहे हो, ये जो लेबलिंग हमने बुक वालों ने की हुई है, ओहो, ये जो अंदर का पोर्शन होता है, ये वाला, है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको कहते हैं बर्तनी के स्तंभ। क्या कहते हैं? बर्तनी के स्तंभ, ठीक है। तो इतना आपने क्लियर, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि कॉर्टेक्स क्या है, तो आप बोल सकते हैं कॉर्टेक्स आउटर वाला जो पोर्शन है किडनी का, ठीक है, ये जो बच गया पूरा। मेडुला इनर वाला होता है, ये जो है ये मेडुला है, ये इनर पोर्शन है, ठीक है। और ये जो निकल रहे हैं ना मेडुला में से, ये जो निकल रहे हैं आपके, इनको हम पूरा कहते हैं मेडुलरी पिरामिड, मध्यांश पिरामिड, ठीक है, इनको हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। तो इतना आपने समझ लेना है किडनी के अंदर का। अच्छा, अब जरा हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपने इस चीज को, यानी कि किडनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो आपने समझा। अब किडनी के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, और जो मेन काम है ना, जो हमारा फिल्ट्रेशन का काम है, वो वही करता है। यानी कि अगर हम कहें किडनी की फंक्शनल यूनिट, यानी किडनी के अंदर काम कर कौन रहा है, वो कौन सी चीज है, वो है नेफ्रॉन्स, ठीक है। काम नेफ्रॉन्स ही करते हैं। अब ये किडनी में नेफ्रॉन्स कहाँ है ना, क्योंकि ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन अब नेफ्रॉन्स मेन जो हमारा काम है पूरा, वो नेफ्रॉन्स कर रहे हैं, तो वो नेफ्रॉन्स कहाँ है वो भी बताती हूँ मैं आपको। पहले एक और चीज देख लेते हैं,
ये हमने समझ लिया। अब देखो ये चीज़ देखते हैं कि किडनी की जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है, आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी आप ब्रेथ कह सकते हैं या विड्थ कह सकते हैं, वो 5.7 सेंटीमीटर, और वेट जो है किडनी का 120 से 170 ग्राम के बीच में रहता है, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है ये एब्डोमेन के पीछे लोकेटेड है, यानी कि जो आपका स्टमक वाला पोर्शन है उसके पीछे, उसके बैक साइड में लोकेटेड है कहीं, ठीक है, ठीक है, उसके बैक साइड पे लोकेटेड है। यानी कि बैक साइड में अब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि वो बैक पे आगे चला गया बिल्कुल, है ना, आपकी कमर वाला पोर्शन, नहीं नहीं, स्टमक के पीछे है, ठीक है, स्टमक के पीछे। चलिए, बीन शेप की होती है ये, बीज की आकृति की होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ईच किडनी, हर किडनी में, यानी कि एक, हर किडनी में करीब 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स आपको मौजूद मिलेंगे। नेफ्रॉन्स को हिंदी में कहते हैं व्रकाणु, ठीक है। अच्छा, अब ने बता रहे हैं, पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर बिल्कुल भी कि भाई अब ये नेफ्रॉन क्या चीज़ है। नेफ्रॉन आपके प्रेजेंट किडनी में ही होते हैं, ठीक है। ये मेडुला जो आप देख रहे हो ना, आप ये कह सकते हो मेडुला के अंदर मेजर पोर्शन जो नेफ्रॉन्स का है वो मेडुला के अंदर लोकेटेड रहता है। उसका कुछ पोर्शन बाहर कॉर्टेक्स में, इस वाले पोर्शन में भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो नेफ्रॉन है वो उसके आप उसकी नलिकाएं हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं नेफ्रॉन्स में। तो वो जो पूरा नेफ्रॉन है वो किडनी में ही होता है, कुछ पोर्शन उसका कॉर्टेक्स में मिलेगा, कुछ पोर्शन आपको उसका मेडुला में लोकेटेड मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब हम कॉर्टेक्स को वो देखेंगे। नेफ्रॉन को यहाँ उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस को हम गुच्छ बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स को हम वृक नलिका बोलते हैं। अच्छा, अब जो इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, हम देखेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो ट्यूब्स वाली जो पूरा आपका है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें देखेंगे हम। चलिए नेफ्रॉन की तरफ चलते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। अच्छा, अब इस नेफ्रॉन में सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पर है वो है ग्लोमेरुलस, क्योंकि ग्लोमेरुलस में सबसे पहले हमने गुच्छ में हमने सबसे पहले उसको डिवाइड किया। तो ग्लोमेरुलस क्या है, गुच्छे टाइप है, यानी कि छन्नी आप कह दो उसको एक तरीके से कि भैया, क्योंकि वो छानने का काम कर रही है, वो फिल्ट्रेशन का काम करेगी। लिख लीजिए आप ग्लोमेरुलस। ये जो रेड पोर्शन में जाल जाल सा दिख रहा है ना, यही आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है, यही आपका ग्लोमेरुलस है। अच्छा, अब तो ग्लोमेरुलस के ऊपर ये क्या बना हुआ है, मैं कलर चेंज करती हूँ। ये चीज क्या बनी हुई है, ये चीज क्या बनी हुई है ग्लोमेरुलस के ऊपर, भाई ये चीज है आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि ब्लड जो आ रहा है ना हमारी बॉडी से निकल करके, वो आर्टरीज में गया, आर्टरीज में गया, फिर कोई दूसरी आर्टरी में गया, फिर और आर्टरी में गया, फिर फाइनली वो इस वाली आर्टरी में आता है, जिसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे हैं, क्योंकि ये आर्टरी ही ब्लड को फाइनली ग्लोमेरुलस में डाल देती है, ठीक है, ब्लड को ग्लोमेरुलस। तो आप ये कह सकते हो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को किडनी के अंदर लाने का काम कर रही है। और कैसा ब्लड, प्योर, इम्प्योर, सारी चीजें उसमें मिक्स हैं, ठीक है। तो अब ग्लोमेरुलस को ब्लड मिल गया, अब ग्लोमेरुलस क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, क्योंकि वो छन्नी है भाई, वो सारा यूजफुल जो है ना, वो सारा जो यूजफुल है वो वापस भेज देगा, और जो वेस्ट है वो सब छन जाएगा। वेस्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा, इस वाले पोर्शन में आ जाएगा, और जो ब्लड है वो वापस ये वाली जो आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल, वो वापस ले जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ब्लड हमारा यहाँ पे आ गया इस वाले पोर्शन, ब्लड मतलब ब्लड तो हमारा गया, अब जो ब्लड के अंदर जो हमने वेस्ट निकाल लिया था, आप मेनली इसमें प्लाज्मा मौजूद होता है, ठीक है, प्लाज्मा, वो भी बिना प्रोटीन वाला, वो वेस्ट एज अ वेस्ट हम काउंट करते हैं उसको। तो वो हमारा छन के नीचे आ जाता है। कहाँ नीचे आ जाता है, ये किस पोर्शन में नीचे आया, बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है, किस में नीचे आया, बोमेन्स कैप्सूल में नीचे आया। अब ये बोमेन्स कैप्सूल क्या करेगी, ये बोमेन कैप्सूल इस वाले वेस्ट को और आगे बढ़ाएगी,
और आगे बढ़ाएगी, किस वाले पोर्शन में लेके आएगी, इस वाले पोर्शन में लेके आएगी। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ संवालित नलिका, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा इसमें, पता नहीं कैसे उसमें थोड़ा ब्लर कह लो या फिर लाइट थोड़ा हो गया ये चीजें, तो अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, समीपस्थ संवालित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, इसमें आएगा। फिर नीचे जाएगा, इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। फिर लूप ऑफ हेनले से ये डिस्टल को आएगा दूरस्थ में, उसके बाद फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। ये जो लंबी सी है ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। फाइनली जो वेस्ट है वो इसमें आकर इसमें जो है आ जाता है। फिर यहाँ से ब्लड जो है वो प्लाज्मा जो वेस्ट जो है वो आपका किडनी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, एक ये आपका मेन ये इतना आप याद रखेंगे, केवीएस के लिए बहुत है। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, ये जो चीज है ना लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ये जो है इसमें दो लिम्स आप देख रहे हो, दो भुजाएं देख रहे हैं आप, एक डिसेंडिंग है और एक असेंडिंग है। डिसेंडिंग वाली कौन सी है, ये डिसेंडिंग वाली है, और ये है असेंडिंग वाली, ठीक है, आप याद रखेंगे, ये डिसेंडिंग वाली है, ये असेंडिंग वाली है, राइट। अच्छा, अब देखो ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये देखो क्या लिखा है, मेड्यूला में सिचुएटेड है। ये पूरा लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में सिचुएटेड होता है, ठीक है, ये पूरा लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में है, ओके। बाकी ये वाली जो पोर्शन होता है बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये आपका कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कुछ पोर्शन इसका कॉर्टेक्स में है, कुछ पोर्शन इसका मेडुला में है, तो आप ये लगा लें ये वाला जो पोर्शन है ये मेडुला में है, बाकी ये जो सारा जो पोर्शन है बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस वाला, ठीक है, और ये वाला सारा पोर्शन जो है आपका कॉर्टेक्स में जाता है। जो मेन ट्यूब्यूल पोर्शन है वो मेडुला में जाएगा, ठीक है, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्स वाला। अच्छा, ये आपका हो गया, यहाँ पर मैंने आपको बेसिक से सारा बता दिया है। आगे देखो क्या लिखा है, मूत्र निर्माण यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे नहीं होता कैसे हो, तो मैंने आपको बता दिया, इतना ही आपने जानना है। अब यहाँ पे 3 इसके स्टेप्स दे रखे हैं भाई, यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वो पढ़ने तो जरूरी है ही, है ना, तो उसको जरा देखते हैं। चलिए, लेकिन टॉपिक बढ़ेगा इसीलिए इस वीडियो को हम एंड यहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चलते हैं, उस वीडियो में हम बाकी बचा हुआ पोर्शन एक्सक्रीशन का खत्म करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आइए, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, यूरिन फॉर्मेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसका पहला स्टेप रहता है गुच्छीय निस्यंदन। देखो भाई हिंदी के टर्म्स जो है मैं नहीं बोल पा रही हूँ इतना, तो उसको आप माइंड मत करना, बट मैंने लिख तो आपके लिए सारा दिया ही है ना हिंदी में, सारे मेन टर्म्स और सारी चीज़ें मैंने हिंदी में लिखी हुई हैं, तो आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन गुच्छीय निस्यंदन सबसे पहला स्टेप रहता है ये, क्योंकि क्या होता है देखो, ग्लोमेरुलस में आपका ब्लड गया तो वहां से फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका, है ना, तो उसको स्टेप को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पर मिनट यानी कि 1 मिनट अभी बोल रहे हैं, ये 1 मिनट में 125 ml का फिल्ट्रेट बनकर बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। 1 मिनट में कितना, 125 ml 1 मिनट में। तो यानी कि अगर हम बात करें पूरे दिन की, तो करीब 180 लीटर आप कह सकते हो कि पूरे दिन भर में 180 लीटर जो है हमारा जो फिल्ट्रेट होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, निस्यंद कहते हैं आई थिंक, तो वो तैयार होता है, ठीक है, 180 लीटर फिल्ट्रेट तैयार हुआ है, अभी यूरिन नहीं बना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यूरिन बना, जो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन बनकर आया, वो होता है आपका 1 दिन का बता रहे हैं ये 1.5 लीटर तक बन के आ जाता है, ठीक है, 1.5 लीटर तक एक्सक्रीट होता है, आई मीन 1.5 लीटर तक हम बाहर यूरिन को निकालते हैं। 99% ऑफ फिल्ट्रेट पुनः अवशोषित किया जाता है। अब देखो ये इतना तो फिल्ट्रेट बन के आ गया था बोमेंस कैप्सूल में, है ना,
बोमन्स कैप्सूल में इतना बनकर आ गया तो ये बाकी गया कहाँ? इसमें से एक्सक्रीट तो सिर्फ 1.5 लीटर ही हुआ, 180 में से 1.5 लीटर ही हमने बाहर निकाला, तो बाकी कहाँ गया? वो रीएब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि और इसमें और ऐसी चीज वेस्ट तो निकल के आ गया, ठीक है, लेकिन उसमें और भी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या पता जरूरी हो, तो और एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जो पूरे ट्यूब्यूल्स आप देख रहे हो ना, ये वाले, ये जो सब कुछ है, इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है और अवशोषण होता है। ठीक है, तो 99% जो है दोबारा रीअवशोषित होता है। ठीक है, तब जाके 1.5 लीटर ही हम बाहर निकालते हैं। तो इतना आपने इस चीज को याद रखना है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना 180 लीटर पर डे, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, गुच्छिया निस्यंदन दर। ठीक है, ये रेट ये बता रहे हैं कि इतना जो है आपका बनता है, फिल्ट्रेट बनता है। चलिए अब देखते हैं रीएब्जॉर्प्शन के बारे में जरा थोड़ा सा। आइए, जो रीएब्जॉर्प्शन की बात हो रही है इधर, पुनः अवशोषण की, वो कहाँ कहाँ होता है? मैंने आपको बताया, मैंने अभी ऊपर आपको बताया, लूप ऑफ हेनले हो गया, प्रॉक्सिमल जो समीपस्थ आपके ट्यूब्यूल हो गए, जो दूरस्थ डिस्टल ट्यूब्यूल हो गए, है ना, इनमें जो है रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, बोमन्स कैप्सूल से शुरू हुआ हमारा पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ, है ना, उसमें हुआ कुछ एब्जॉर्प्शन, फिर डीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में हुआ, फिर डीसीटी में हुआ, तो इनमें सब में रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो 99% फिल्ट्रेट निस्यंद जो पुनः अवशोषित कराया जाता है, वो रीनल ट्यूब्यूल्स यानी कि वक्र नलिकाओं द्वारा किया जाता है। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है? यही जो मैंने अभी आपको बताया, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखा, ये आपकी देखो, ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। अच्छा, इसमें जो बोमन्स कैप्सूल है वो उसमें रीअब्जॉर्प्शन में ये काम नहीं आएगा। ठीक है ना, ये वाला काम नहीं आता है, बाकी तो आपके रीअब्जॉर्प्शन में काम आएंगे। तो ये वाले जो हो गए वो रीनल ट्यूब्यूल्स हो गए, इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका पॉइंट। 180 में से 1.5 लीटर ही यूरिन निकलता है, क्योंकि भाई बाकी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पीसीटी पे, समीपस्थ संवालित नलिका पे मैक्सिमम जो है वो यहीं पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण जो है पीसीटी में होता है। ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि वैद्युत अपघट्य ये होते हैं, वाटर, Na+, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सारे जो हैं आपके पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका हेनलेज लूप। इसमें भी जो चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें लूप ऑफ हेनले में रीअब्सॉर्ब होती हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई किस में मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो आप बोलोगे हेनलेज लूप में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। बाकी लार्ज सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होता है? वो पीसीटी में होता है। मिनिमम लूप ऑफ हेनले में होता है। और लूप ऑफ हेनले में भी मैंने आपको बताया था, जैसे 2 लिम्स होते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, तो मिनिमम असेंडिंग वाले में हो रहा है। ठीक है, ये भी अगर आपसे पूछ लें कि डिसेंडिंग या असेंडिंग में से किस में से हो रहा है, तो असेंडिंग में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डीसीटी यानी कि दूरस्थ संवालित नलिका। इसमें डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में आपके सोडियम आयंस हो गए, वाटर हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले आयंस हो गए, तो ये सारे जो हैं आपके रीअब्सॉर्ब होते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर और सॉल्ट्स का रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 रीअब्सॉर्प्शन के लिए रीनल ट्यूब्यूल्स हमने यहाँ पर देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन यानी कि नलिका स्त्राव। अच्छा, जैसे रीअब्सॉर्ब हो रही हैं कुछ कुछ चीजें, ऐसे ही कुछ कुछ चीजें सिक्रीट भी होती हैं इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स जो हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं, कुछ चीजें सिक्रीट भी कर रही हैं। तो जैसे पीसीटी हो गया आपका, तो पीसीटी H+, NH3, K+, है ना, यानी कि हाइड्रोजन आयंस हो गए,
और आपके पोटेशियम आयंस हो गए, और NH3 अमोनिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिक्रीशन हो रहा है इनका। लूप ऑफ एनले में सिक्रीशन किसी चीज़ का नहीं हुआ, DCT में भी इन्हीं सेम चीज़ का हुआ, और कलेक्टिंग डक्ट में भी इन 2 चीज़ों का हुआ। ठीक है, तो ये हो गए आपके ट्यूबुलर सिक्रीशन वाली चीज़ें। तो ये 3 स्टेप्स हमने यहाँ पे देख लिए यूरिन फॉर्मेशन के, कि भैया इन 3 स्टेप्स से ये 3 प्रोसेस होते हैं जो आपका यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, इस तरह से अब आपका यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो हो चुका है। फाइनली आपका जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ चुका है, एंड अब वो बाहर कैसे निकलेगा, बन गया, सब हो गया। अब बाहर एक प्रोसेस होता है, उससे वो बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूरिन है वो एट द एंड यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है ना। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा यूरिन आया यूरिनरी ब्लैडर में और हमें प्रेशर हो गया, नहीं। जब तक वो फुल नहीं हो जाता और हमें प्रेशर नहीं पड़ता तब तक यूरिन बाहर नहीं आता, है ना। तो ये काम कैसे होता है, तो हमें ये वाला प्रोसेस अब देखना है। तो इस प्रोसेस को पूरे को हम कहते हैं मिक्ट्यूरेशन। क्या कहते हैं? मिक्ट्यूरेशन, मूत्रण। ठीक है, ओके। तो ये क्या चीज़ है ज़रा देख लेते हैं एक बार। हमारा, मैंने आपको बता दिया, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, यहीं पे ये लिखा भी है कि यूरिन बनने के बाद आपका मूत्राशय में स्टोर हो जाता है आपका यूरिन। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे स्टोर हो जाता है फाइनली आकर। उसके बाद यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही जो है स्टोर होगा, पूरा जब ये फुल हो जाएगा, है ना, जब ये पूरा फुल हो जाएगा तब जो है फिर प्रोसेस शुरू होता है। और फिर होता क्या है, जो केंद्रीय आपकी तंत्रिका तंत्र है ना, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सिग्नल देता है एम्प्टी करने के लिए। जो आपका ब्रेन है एक्चुअली में वो सिग्नल देता है इस यूरिनरी ब्लैडर को कि भाई अब आप इसको एम्प्टी करें, बहुत हो गया, है ना। यूरिनरी ब्लैडर जो आपका मूत्राशय है, ये देखो कैसे होता है, देखो स्टोर हो गया, उसमें भर गया, है ना, इसमें जो है यूरिन आपका भर गया। अब क्या होता है, ये इसकी वॉल्स पर प्रेशर देता है ना, वॉल्स पर प्रेशर देता है, स्ट्रेच करता है। ठीक है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर संकुचित, इसमें मसल्स मौजूद होती हैं जो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और सिग्नल जाता है। ठीक है, सिग्नल जाता है CNS के पास। CNS कहता है कि भाई एम्प्टी करिए इसको, कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर जाकर लास्ट में यूरेथ्रल स्पिंक्टर जो है, ठीक है, मूत्राशयी अवरोधनी, वो क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं और यूरिन बाहर आ जाता है। ठीक है, यूरेथ्रल स्पिंक्टर जो है एक तरीके का एक ओपनिंग सी होती है। ठीक है, एक आपका ओपनिंग होती है कि भाई अब इसको रिलैक्स करना पड़ेगा, तब जाके आपका यूरिन जो है बाहर आएगा। तो आपको मेन जो चीज़ याद रखनी है ना, वो क्या याद रखनी है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आपको छोटी सी लाइन दे देगा कि भाई CNS को सिग्नल जाकर ये होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे मिक्चुरेशन कहते हैं। ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको याद रखना है कि आपका यूरिन स्टोर कहाँ होता है, इस ब्लैडर में होता है। ठीक है, कौन सी चीज़ रिलैक्स करती है, यूरेथ्रल स्पिंक्टर रिलैक्स करती है जब यूरिन को बाहर आना होता है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है, बस बहुत रहेगा मिक्चुरेशन प्रोसेस के लिए। इतना ही, इसमें से ही आपका क्वेश्चन भी निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मिक्चुरेशन का प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि यूरिन जो है पर डे 1 से 1.5 लीटर बनता है। ठीक है, ये एक्सक्रीट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे ही। ये जो इसका यूरिन जो है वो एसिडिक, इसका नेचर जो एसिडिक है, और वो pH क्या है इसका 6। ठीक है, अच्छा अब देखो यूरिन में अगर आपका ग्लूकोज का प्रेजेंस है, यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, या फिर आपका जो इसमें कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनको तब हम कहते हैं कि भैया
जो इंसान है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज अगर आपकी यूरिन में ज़्यादा है तो डायबिटीज़ के चांसेस हैं। इसी तरह से कीटोन बॉडीज़ होती हैं, ये ज़्यादा है तो डायबिटीज़ के चांसेस हैं, है ना, यूरिन में ये सब मौजूद है। तो ग्लूकोज का अगर प्रेजेंट ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया ये हम कहेंगे। कीटोन बॉडीज अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे कीटोन यूरिया, ठीक है। तो इस तरह से डायबिटीज मलाइटस, इसको हम हिंदी में कह रहे हैं मधुमेह, राइट। चलिए आगे देखते हैं। किडनी के अलावा लंग्स, लिवर, स्किन से भी एक्सक्रीशन होता है। मैंने आपको बताया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, लंग से निकलता है ठीक है, स्किन से कुछ बाहर आना होता है, स्किन जैसे स्वेट वगैरह हो गए, ठीक है, इस तरह से चीज़ें होती हैं जो बाहर आती हैं, ओके राइट, ठीक है। इसी तरह से लिवर होता है, लिवर आपका जैसे सब्सटेंसेस हो गए, बिलीरुबिन हो गया, ये एज अ वेस्ट इसको बाहर निकालना होता है। तो मतलब ये जो आपकी किडनी है, इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। मेन जो आपका किडनी माना जाता है कि मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किडनी के थ्रू ही बनता है, और उसी के थ्रू, उसी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ही वो बाहर निकलता है, ठीक है ये चीज़ें हो गई। अच्छा, जब ब्लड में यूरिया जमा, अच्छा एक और यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, जब ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है यानी कि जमा हो जाता है, ठीक है। अब भाई यूरिया को तो एक्सक्रीट करना है हमें, बट अगर वो ब्लड में जमा होता जा रहा है तो ये एक डिजीज बन जाएगी, है ना, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, और इस डिजीज को हम कहेंगे यूरेमिया। यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, यूरेमिया, ठीक है। चीज़ हो जाती है तो भाई किडनी फेलियर के भी चांसेस बनते हैं, किडनी खराब हो जाती है, किडनी बदलवानी पड़ती है, उसकी जगह हमें आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि अपनी किडनी तो खराब हो गई, है ना, किडनी खराब हो गई तो अब यूरिया कैसे बनेगा, मतलब यूरिन कैसे बनेगा हमारी बॉडी में, ब्लड फिल्टर कैसे होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती है। तो इसी को कहते हैं फिर भैया, हमें कहते हैं ना, आपने कई बार सुना होगा हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है ना, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ होता है फिर बॉडी में। आर्टिफिशियल किडनी जो है फिर जाके आपका ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है इस तरह से कराना होता है, हर हफ्ते कराना पड़ता है ब्लड को प्योरीफाई, मतलब लगवानी पड़ती है जाके, मतलब ये कंडीशन फिर बहुत ही बेकार हो जाती है, बट वही है, लोग इसको भी फेस करते हैं, है ना। तो वही है कि भैया आपकी ब्लड में यूरिया जब जमा हो जाता है उसको यूरीमिया कहते हैं, राइट। अच्छा, और हीमोडायलिसिस का मैंने आपको बता दिया, रक्त अपोहन इसको हिंदी में कह रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ होता है यहाँ पर ब्लड को साफ और यूरिन बनाने के लिए, है ना। चलिए अब ये क्या है रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई जब स्टोन आ जाता है किडनी में स्टोन आ जाता है, पथरी जिसे कहते हैं, है ना, किडनी में फंस जाता है, किडनी में फिर इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी खराब होने लगती है, तो ये भी होता है एक रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई आपकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये 10th भी इसमें कवर हो गया है, 11th का भी इसमें कवर हुआ है। 11th का A to Z मैं ये नहीं कहूँगी मैंने इसमें कवर किया है, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ, अगर पीजीटी का काम होता, टीजीटी जिसमें साइंस ही आपका बायो मेन है, तो उसमें वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती, पर पीआरटी में अभी इतना डीप में हमें नहीं जाना है। और अगर इसको भी अगर आप डीप कहोगे तो फिर बहुत चीज़ें आप छोड़ जाओगे पीछे, है ना, और फिर वो चीज़ें फिर छूट जाएंगी एग्जाम में आ गई तो भाई वही है, फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई कहीं से भी कुछ रह जाए, पछतावा नहीं होना चाहिए। आप अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करो ही ना, जब आपको इतने आसान नोट्स के फॉर्म में इतनी आसान लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। चलिए यहाँ पर वीडियो ख़त्म करेंगे। और देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे चलो ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि आपको जब आप मुझसे पूछते हो ना आपको क्वेश्चंस लेने, नोट्स लेने हैं, तो जब आप सुनते हो कि वो पेड हैं, तो आप ये मत सोचो
कि पेड़ नहीं लेने हैं। मेरा मकसद बेचना ही नहीं है सिर्फ, ये आप देख रहे होगे, है ना, चीज़ों को सेल करना नहीं है। तो इसको आप ज़रा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर उसमें कुछ आपको यूज़फुल मिल रहा है तो कुछ गलत नहीं है उनको ले लेने में, वो आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चंस, मेनली मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। इतने कोई मेरे चार्जेस ऐसे नहीं हैं कि वो आप उसको अफोर्ड ना कर सकें, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत मतलब क्या कहेंगे, नॉर्मल से हैं, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो बट ठीक है, अपना अपना सबका होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चंस दे आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।